नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष शुक्ला और ये है कहानी गॉसियन इंटीग्रल की। तो दोबारा मैं हूं आशुतोष शुक्ला और मैंने बीएससी किया है, एमएससी किया है और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूं। आगे बात करते हैं गॉसियन इंटीग्रल की। तो इस वीडियो में हम गॉसियन इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसके बारे में, इससे रिलेटेड और छोटे छोटे बात कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये बहुत जगह पाया जाता है। क्यों पाया जाता है बहुत जगह? अगर आपको नहीं पता लगता कि ये बहुत जगह पाया जाता है तो अगले स्लाइड तक वेट कीजिए। सबसे पहले जहाँ जहाँ मैंने इसे देखा था वो तो बीएससी के फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स के लैब में पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करते हुए ये गॉसियन फंक्शन सबसे पहले आया था। उसके बाद और भी जगह हैं। देन इसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेशन की और फैक्टोरियल्स के साथ इसका कोई रिश्ता है इस गॉसियन इंटीग्रल का, उसकी भी बात करेंगे। तो व्हाई सॉल्व दिस, क्यों करें इसको सॉल्व? हो सकता है आप यहाँ आने से पहले स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, पार्टीशन फंक्शन निकाल रहे हो, फ्री पार्टिकल का पार्टीशन सबसे सिंपल होता है। एक्सपोनेंशियल में माइनस बीटा टाइम्स एनर्जी जो कि होती है फ्री पार्टिकल की p²/2m, उसे इंटीग्रेट करते हैं ओवर ऑल पॉसिबल मोमेंटम स्टेट्स और ऑल पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स। तो हमें एक ऐसा टर्म मिलता है या इसके प्रोपोर्शनल टर्म जो अप्रोक्सीमेटली शायद ये एक गॉसियन इंटीग्रल है जैसा कि दिख रहा है। यहाँ पे माइनस इंफिनिटी है बट ये p² इवन इंटीग्रल है, तो ये फोल्ड होके 2 टाइम्स ऑफ द जीरो से इंफिनिटी इंटीग्रल हो जाता है। अदर देन दिस, ये फ्री पार्टिकल का वेव पैकेट भी एक गॉसियन फंक्शन होता है। अगर आप उसके प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं कि पार्टिकल यहाँ से वहां तक है तो उसके लिए भी आपको ये ऐसा इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट भी एक गॉसियन फंक्शन होता है एंड ऐसा इंटीग्रल आपको करना पड़ेगा अगर आप उसके साथ खेल रहे हैं तो। इसके अलावा डिफ्यूजन फंक्शन का ग्रीन फंक्शन भी एक गॉसियन होता है। एंड लेट्स से रूम में एक पार्टिकल है जो डिफ्यूज कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो एक गॉसियन फंक्शन होता है, वो इवॉल्व करता है टाइम के साथ। तो वो भी देखेंगे। और या हो सकता है आपको मैथमेटिकल मेथड्स क्लास में कहा गया हो इसे सॉल्व करके लो, तो उसमें भी सीख के आप इन्हीं जगह अप्लाई करने के लिए सीखेंगे। तो कैसे सॉल्व करें इसको? इसको वीडियो बनाने से पहले मैं सोच रहा कि मैं थोड़ा क्रिएटिव बनूं, इसे कुछ सिंपल तरीके से प्रेजेंट करूं। एक एक रोड तरीका है जो किताबों में एंड टीचर्स लोग दिखाते हैं, एंड में उसे कुछ और कुछ सिंपल करें उससे सिंपल, क्योंकि उसमें डबल इंटीग्रल होता है एंड उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में एंड मैं उससे कुछ सिंपल करें। बट आफ्टर 1-2 hours आई फाउंड कि इट्स नॉट पॉसिबल बाई मी। तो मैं जाके सोचा ऑनलाइन देखूं तो विकिपीडिया पे मुझे मिला कि देर इज नो एलिमेंट्री इंडेफिनिट इंटीग्रल फॉर दिस फंक्शन एंड देर आर डेफिनिट इंटीग्रल्स फॉर दिस फंक्शन जो इवेल्युएट किए जा सकते हैं। एंड गिनती के 4-5 मेथड्स हैं, आप सर्च करिए तो, जिस तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाता है। इस फंक्शन को, इस पर्टिकुलर गॉसियन इंटीग्रल को 4-5 तरीके से सॉल्व किया जाता है। एंड वो सब गॉस ने, लप्लास ने, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने ही निकाले हैं। तो कहा जाता है इफ वन मैन कैन डू इट एनी फूल कैन रिपीट इट। तो उन लोगों ने कर दिया, उसके बाद से हम सब फूल से रिपीट किए जा रहे हैं। तो रिपीट करते हैं। सबसे पहले ये जो x है ये एक डमी वेरिएबल है, इसकी जगह मैं y भी लिख सकता हूँ, डज नॉट मैटर, इंटीग्रल सेम रहेगा। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी मैं ये x एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये y एक्सिस के लॉन्ग है, एंड मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये एक एरिया इंटीग्रल बन गया जिसमें मैं एरिया 0 से इंफिनिटी एंड ये भी 0 से इंफिनिटी एंड इंटीग्रेट कर रहा हूँ ये फंक्शन को। एंड ये दोनों ऊपर जाके स्क्वायर हो जाते हैं ऐसे करके। अभी इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो इंटीग्रल है इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा, सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार होता है। अगर आपको तसल्ली नहीं तो इसे पॉज करके देख सकते हैं रुक के कागज कलम पे कि हाँ ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इससे फायदा ये होता है कि ये एक तो डी थीटा वाला इंटीग्रल डीकपल हो जाता है, मतलब ये फंक्शन अब
e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है, एंड डी थीटा वाला इंटीग्रल जस्ट इंटीग्रेट होकर 2 पाई दे देता है, एंड अब हमारे पास सिर्फ एक इंटीग्रल बचता है। और एक इंटीग्रल के लिए जहाँ एक्सपोनेंट में आर स्क्वायर है वहीं यहाँ पे नीचे आर है, तो 12th क्लास के बच्चे देख के खुश हो जाते हैं, एंड इसको टी सब्स्टिट्यूट किया जाता है, डी टी हो जाता है, एंड ऐसे करके सॉल्व हो जाता है। तो हम भी यही करते हैं, सबसे पहले डी थीटा निकाल लिया हमने, 2 पाई कर दिया, फिर 2r को अंदर कर दिया, 2r dr है इस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो आर स्क्वायर को रखा टी, 2r dr हो गया dt, एंड इंटीग्रल लिमिट सेम रहेंगे, एंड ये पाई आ गया जो डी थीटा इंटीग्रल था उससे। अभी आई स्क्वायर ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाता है, इसकी वैल्यू होती है 1 इस इंटीग्रल की, एंड पाई मल्टीप्लाई करके आई स्क्वायर हो जाता है पाई, आई की वैल्यू कॉन्जिक्यूटिवली हो जाती है स्क्वायर रूट पाई। तो हो गया सॉल्व। अभी सॉल्व तो हो गया, बट इसके बारे में गॉसियन कहते हैं। गॉसियन क्या है इसके बारे में, इस फंक्शन को गॉसियन कहते हैं, एंड इसीलिए उस इंटीग्रल को गॉसियन इंटीग्रल कहते हैं, इस गॉसियन फंक्शन का इंटीग्रल। पर क्यों कहते हैं, तो ये कहानी है एरर्स की एंड चांसेस की। तो अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स को एरर्स के साथ डील करना पड़ता था। क्या होता है, वैसे किसी स्टार का डिक्लिनेशन या उसके कोऑर्डिनेट्स मेजर किए जा रहे हैं, उसका होराइजन से कितना ऊपर है ये मेजर किया जा रहा है डिग्रीज में कि कहाँ पर है स्काई में, तो उसको करने के लिए हाई प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, वो लेकर रिलेटिव इधर से इस स्टार से मेजर कर रहे हैं, उस स्टार से मेजर कर रहे हैं। तो एंड इंस्ट्रूमेंट्स में भी प्रिसिजन का प्रॉब्लम था, तो अलग अलग नंबर्स आते थे उनके पास एक ही स्टार के मेजरमेंट के लिए, जैसे 29.5, 29.7, 28.6, कुछ भी नंबर है, उन्होंने डिफरेंट मेथड से मेजर किया या फिर एक ही मेजरमेंट को कई बार किया। जैसे कि हम फिजिक्स लैब में भी करते हैं, कोई एक मेजरमेंट बहुत बार लेते हैं तो सब बार सेम नहीं आता, आना नहीं चाहिए, क्योंकि देयर आर ऑलवेज एरर्स जो अगर प्रिसाइज मेजरमेंट ले रहे हैं आप तो उसको एरर्स आते ही हैं। तो सब सोच रहे थे कि इन नंबर्स से हम एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड करें, जो फिजिकल मेजरमेंट है उसका, उसका मीडियन लें, बहुत सारे जो हमने वैल्यूज ली, या उसका मोड लें या मीन लें या फिर क्या करें, तो बहुत कंफ्यूजन था। गॉस आया, गॉस ने कहा कि जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें रैंडम एरर आता है, और रैंडम एरर इस गॉसियन फंक्शन के कर्व के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसके हिसाब से स्मॉल एरर्स की प्रोबेबिलिटी कम होती है एंड लार्ज एरर्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, स्मॉल एरर्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, लार्ज एरर्स की प्रोबेबिलिटी कम होती है, एंड इसलिए इसे एरर कर्व कहा गया। एरर फंक्शन नहीं, एरर फंक्शन कुछ और होता है। तो ये ग्राफ है, इसमें एरर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये 0 के आसपास जो एरर होने की प्रोबेबिलिटी है, मान लो कोई ये 0 है डेविएशन फ्रॉम मीन ऑब्जर्वेशन। सो लेट्स से हम किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, लेट्स से उसका टाइम है 20 सेकेंड्स है, तो टाइम पीरियड में 20 कितने बार मेजर करूंगा, इतने बार मेजर करूंगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे मेजरमेंट की इतना है, एंड 20 से कम 19 मेजर करने की, 19 भी मेजर किया जाएगा, वो इतने बार मेजर किया जाएगा, 21 भी मेजर किया जाएगा, इतने बार मेजर किया जाएगा। तो हम उसका टाइम पीरियड मेजर करेंगे तो हमें 18, 19, 20, 17, 21, 22, 23 ऐसे करके वैल्यूज मिलेंगे, एंड उनके जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे गॉसियन उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो गॉस ने ये कर्व फिट किया इसमें, एंड उसके बाद हर कोई अपने जो ये स्क्वायर में मेजरमेंट्स हैं उनसे एक एरर फंक्शन बना के ये एरर कर्व फिट करके वो मीन वैल्यू निकाल सकते हैं कि मीन वैल्यू इस बीच वाला होना चाहिए। वेरी गुड। तो अब आगे बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसके रिश्ते की। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस गॉसियन फंक्शन को
एरर कर्व को कुछ नंबर्स से रीस्केल करके बनाया जाता है। इस प्रकार रीस्केल किया जाता है कि उसका टोटल नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रल है वो 1 है। म्यू होता है मीन वैल्यू, सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन उसका विड्थ डिटरमिन करता है, म्यू उसका सेंटर पोजीशन डिटरमिन करता है। एंड इन दोनों पैरामीटर्स का इसके इंटीग्रल के एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं होता, टोटल एरिया 1 रहता है। एंड इस तरह ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन होता है। एंड ये इस तरह रिलेटेड है फैक्टोरियल्स। अगर आपने गामा फंक्शन पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि गामा ऑफ n प्लस वन n फैक्टोरियल के बराबर होता है। एंड ये बराबर होता है इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के e पावर माइनस जेड जेड टू द n। एंड अगर हम ये जो हमने पिछले पेज पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था उसकी बात करें, वो नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करने पे 1 देता था। तो यहाँ पे नेगेटिव 0 से इन्फिनिटी पर इंटीग्रेट करने पे वो आधा देगा। हमने म्यू को 0 लिया है, तो सेंटर के अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर के अराउंड इवन है, तो अगर हम आधा फंक्शन ले रहे हैं तो उसका एरिया आधा आएगा। एंड बीच में ये उस फंक्शन का एक्सप्रेशन है। अब ये हम क्या करते हैं, 2 सिग्मा स्क्वायर को 1 कर देते हैं, क्योंकि 2 सिग्मा स्क्वायर 1 करें तो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1/√पाई हो जाएगा। एंड x को √t सेट करते हैं, तो ये करने से माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा e पावर माइनस टी, एंड dx हो जाएगा इतना। तो ये सब सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें ऐसा कुछ मिलेगा। अगर आपको शक है तो पॉज करके रिवाइंड करके चेक कर लो, कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐसा करके आता है। एंड इसको अभी हम सारा कचरा इधर लेके गए, तो ये e पावर माइनस जेड जेड टू द n जैसा कुछ कुछ दिख रहा है, पर यहाँ पे -1/2 है। एंड इसे गामा फंक्शन के फॉर्म में लिखें तो ये होता है गामा ऑफ -12 + 1 डिवाइडेड बाई ये कचरा। तो ये हो जाता है गामा ऑफ हाफ डिवाइडेड बाई √पाई। तो गामा ऑफ हाफ मतलब नेगेटिव हाफ का फैक्टोरियल, एंड इसकी वैल्यू हाफ होनी चाहिए, जैसा कि हमने पिछले पेज पे देखा था, क्योंकि ये इंटीग्रल है गॉसियन फंक्शन का 0 से इन्फिनिटी तक। प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी तक। तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है कि गामा ऑफ हाफ इज √पाई। इसका मतलब हाफ का फैक्टोरियल √पाई/2 या फिर 2√पाई, व्हाटएवर। गामा ऑफ हाफ इज √पाई। मूव करता है समरी की तरफ। एस्ट्रोनॉमर्स और अदर साइंटिस्ट्स को चाहिए था एक तरीका जिससे वो अपने मेजर्ड, हाँ आ गया अपने मेजर्ड, एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट को चाहिए था तरीका जिससे वो मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यूज को एक फिक्स्ड नंबर, एक एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड नंबर्स को एक फिक्स्ड वैल्यू बना सकें। बट कोई रेसिपी अवेलेबल नहीं थी। गॉस ने दिखाया कि जो एरर्स हम करते हैं रैंडम एरर्स, वो गॉसियन एरर कर्व के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एंड हम इसको यूज करके मीन वैल्यू निकाल सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस का। एंड इंटीग्रल जो है इस गॉसियन इंटीग्रल गॉसियन फंक्शन का, वो फाइनाइट होता है। एंड अगर हम उस इंटीग्रल के वैल्यू कर्व के एरिया से डिवाइड करें तो हम उसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हम एक पार्टिकल का एक रूम में पोजीशन डिफाइन करते हैं, वो अगर डिफ्यूज कर रहा है तो वो ऐसे करके हम उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक गॉसियन की तरह इवॉल्व करता है। अगर हमने उसका पोजीशन फिक्स किया रूम में तो वो डेल्टा फंक्शन होगा, एंड देन वो इवॉल्व करेगा तो एक गॉसियन की तरह इवॉल्व करेगा। दैट्स इट। फॉर एनी क्वेश्चंस, कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड. Like, subscribe, share. See you in the next one.